हे गाइस, वेलकम टू टुडे। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसे आप लोग वीडियो का टाइटल देख पा रहे होंगे कि हम क्या करने वाले हैं, आईका टेक्नीशियन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। और इससे वाली पहली वीडियो में मैं पहली शिफ्ट के 25 क्वेश्चन को डाल चुका था। आज हम करने वाले सेकंड शिफ्ट जो आपकी आईका टेक्नीशियन की हुई थी। कब हुई थी? 28 फेब 2020 को 22 को हुई थी। ठीक है। और ये आफ्टरनून वाली शिफ्ट थी। ठीक है। तो 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं 300 क्वेश्चन में। आज फिर से 25 क्वेश्चन करेंगे सेकेंड शिफ्ट के। और आपको क्वेश्चंस का लेवल देख लीजिएगा और इनकी अप्रोच देख लीजिएगा किस तरह से क्वेश्चन हुए हैं। आपके आने वाले एग्जाम में जैसे आयकर का जो आपका असिस्टेंट वगैरह है उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल लगेगा। ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एग्ज़ाम की जो है वो कब है, 28 फरवरी को भी है दिन की शिफ्ट में। आपको बताया गया है कि एक हेलीकॉप्टर है जो हवा में कितने एल्टीट्यूड में, 360 एल्टीट्यूड में। ठीक है, 360 एल्टीट्यूड में है। फाइंड द टू शिप्स आर सेलिंग टूवर्ड इट। उसकी डायरेक्शन में आ रही है। दो शिप सेम डायरेक्शन है, पहली शिप ये रही होगी, दूसरी शिप सपोज ये है। द एंगल ऑफ डिस्प्रेशन ऑफ द शिप्स एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर। मतलब हेलीकॉप्टर से जब देखा गया तो देखा गया कि ये 60 डिग्री का एंगल डिप्रेशन बना रहा था और उधर वाला एंगल 30 डिग्री का एंगल डिप्रेशन बना रहा था। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो बोला कि इन दोनों शिपों के बीच की डायरेक्शन कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे 60 की वैल्यू दे रखी है हमें। मतलब अगर मैं 60 इस वाले ट्रायंगल से देखूँ तो 60 के सामने आप जानते हो √3 होता है। √3 की वैल्यू 360 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360/√3। दैट इज ये हो जाएगी 360/√3। इतनी इतनी डायरेक्शन। ठीक है। फिर दूसरे देखेंगे 1030 की वैल्यू मतलब 360 होती है। आप जानते हो कि 30 इसके सामने 360, तो इसके सामने ये हो जाएगा 60, और 60 के सामने कितनी हो जाएगी, ये पूरी की पूरी हो जाएगी आपकी 360√3। तो इन दोनों का मूव कर लीजिए, डिफरेंस निकाल दीजिए, आपको दोनों शिपों की मिल जाएगी। तो 360√3 माइनस 360 डिवाइडेड बाय √3, इसको करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 1080 माइनस 360/√3। इसको करोगे आप तो ये आ जाएगा 720 जिसको करोगे आप तो ये आ जाएगा, ऊपर नीचे हमने √3 से मल्टीप्लीकेशन कर लेना है। ठीक है, रेशनलाइज करने, तो ये आ जाएगा आपका 240√3, क्योंकि नीचे बनेगा 3 और 24 240 और √3 आ जाएगा, तो आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ फ्रूट सेलर हैज सम एप्पल बनाना ऑरेंजेस। उसके पास कुछ केले, बनाना और ऑरेंजेस हैं। ठीक है। द नंबर ऑफ एप्पल इज 75% मोर देन द ऑरेंजेस। अब 75% मोर का मतलब है कि 4 में से 3 होना। ठीक है। तो मतलब अगर उसके पास एप्पल 7 थे तो ऑरेंजेस कितने हो गए, 4, क्योंकि उसने बोला एप्पल ज़्यादा थे, कितने, 75%। तो अगर ऑरेंजेस 4 थे मेरे पास तो एप्पल कितने रहेंगे, 7 रहेंगे। And the number of bananas is 60% less than the total number of the oranges, apple oranges। तो 60% लेस का मतलब है कि 5 द्रव 2। तो इसका मतलब अगर बनाना 2 थे तो एप्पल प्लस ऑरेंज कितने हो गए, 5। तो यहाँ ये 5 है और यहाँ पे ही क्या है, एप्पल ऑरेंज का अगर मैं रेशियो देख लूँ तो आप बोलोगे 7/4 है। ठीक है, एप्पल ऑरेंज का रेशियो ये है, और जबकि यहाँ पे बनाना और एप्पल प्लस ऑरेंज इज इक्वल टू 2/5 है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये टोटल 11 है और यहाँ पे 5 है। तो क्या पॉसिबल है, हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और इसी तरह जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे बराबर करने के लिए। तो अब आगे देखो, 7 से 35 और 20 55, और यहाँ पे 55 a प्लस o कितना हो गया, 55 हो गया। ठीक है। तो बोला व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ बनानास लेस देन द एप्पल। एप्पल से कितने कम है। ठीक है, एप्पल जितने हैं उससे कितने होंगे, तो एप्पल कितने आ गए, 35 आ गया। ऑरेंज के कितने आ गया, 20 आ गया। और यहाँ पे बनाना कितना आ गया, 22 आ गया। तो कितना कम है एप्पल से, ऑरेंज मतलब बनाना और एप्पल से कितना कम है, 13। किससे, एप्पल से। तो 13/35 इंटू 100 कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 और इसे कर लेंगे हम 20। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 260/7। तो हम करेंगे 7×3=21, 5×0=7=39, 37% इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, होप से आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है कि ABCD क्या है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। ये क्या है, एक ABCD क्या है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C एंड दिस इज D। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर सच दैट B इज इक्वल टू 104 दे रखा है मुझे। ओके फाइन। द टेंजेंट एट A एंड C, टेंजेंट एट A एंड C मीट एट पॉइंट P। तो देखो भाई, इस टेंजेंट को अगर मैं यहाँ पे से ऐसे मान के चलो ये टच कर रहा है। ठीक है, A पे टच कर रहा है और यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे गई C जो P पॉइंट पे मिलती है ये। तो बोल रहा है कि ये बताओ कि APC की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी APC की। ठीक है, ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन को अभी हमें निकालना है, APC की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब करते हैं हम शुरू।
थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखो ये वाला एंगल निकालना है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि एंगल अभी तक है क्या। लेकिन एक चीज़ समझो कि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैंने मैच कर दिया। अब ये ना डायगोनल है ना कुछ है, कुछ पता नहीं है, बस मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच कर दिया, ठीक है। लेकिन ये वाली साइड जो होगी, ये वाली साइड इक्वल होगी, क्योंकि किसी पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो हमेशा इक्वल होती है। दैट मीन्स ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अगर अब समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक ये पॉइंट है, ये वाला एंगल, इस एंगल को मानता हूँ टी और इस एंगल को मान लेता हूँ मैं एम, ठीक है। इस वाले जो अंदर ट्राइंगल का बनना है, ठीक है, ये एम है और ये वाई मान लेते हैं। कोई दिक्कत आपको? ठीक है। तो देखो भाई, अगर ये 104 है तो ये 76 होगा। कोई दिक्कत? ठीक है। ये क्या होगा? 76 होगा। क्यों होगा? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होता है उनका सम 180 डिग्री होता है। ओके, ठीक है। ये टी हो जाएगा, ये एम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस वाले को अब यहाँ से मिला देता हूँ, सपोज ये मान के चलो मैंने इस तरह से भी मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता होगा कि जब भी एक ट्रायंगल रहता है उसमें अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, है ना, और इस तरह से आपका कोई फॉर्म होता है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्विवेलेंट होता है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्विवेलेंट होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे जो ये ऊपर है ना, ये पूरा एंगल मैंने माना है एक्स और टी, ठीक है। ये टी इस ट्राइंगल के अंदर है और यहाँ पे मैंने माना है वाई और एम। तो जो एक्स होगा वो एक्स यहाँ पे आएगा ही आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आपको? इसको मान लेते हैं पी मान लेते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं पी और इसको मान लेते हैं इस साइड से क्यू मान लेते हैं, ताकि आपको सब चीज़ ढंग से समझ आए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पी है, इधर वाला एंगल, ये एक्स है, टी है और पी है, ठीक है। और ये बीच का बीच को हमें जरूरत नहीं, इसलिए मैंने लिया नहीं है। ये वाई हो गया, ये एम हो गया और ये क्यू हो गया। तो एक्स की वैल्यू इधर आ गई, तो ये वाला जो पोर्शन है इधर वाला, ठीक है, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। उसी तरह पी यहाँ पे, तो पी ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से Q जो है, Q यहाँ पे आ जाएगा। तो P प्लस क्यू की अगर मैं एक तरफ से ऐसे बोलूँ कि P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 104 हो जाएगी। उसी तरह क्या हो जाएगा? Q इस तरफ आ गया और इस तरफ अगर आप देखोगे तो जो ये Y है, क्योंकि ये वाला जो Y है ये इधर आ जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी? 76 होगी। ओके, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 76 हो गई। अब यहाँ पे जो छोटा एंगल है ना टी और एम, देखो तो टी एम की अगर मैं वैल्यू पूछूं आपसे, टी एम की वैल्यू कितनी होगी? इसकी भी 76 होगी, क्योंकि जो ट्राइंगल है ना वो इस तरह से 104, तो ये टी एंगल है, ये एम एंगल है, तो टी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 76। तो टी एम की वैल्यू 76 है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 76 है। दैट मीन्स ये जो पूरा एंगल जो ये वाले हैं एक्स और टी और वाई और एम, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस टी प्लस एम इज इक्वल टू 152। तो मतलब ये ट्राइंगल जो बना, अब कौन सा ट्राइंगल? ए पी सी, इसमें ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम अगर मैं देखूं तो कितना आ जाएगा? 152। तो 152 आएगा तो इसका कितना आ जाएगा? 28 डिग्री, ठीक है। होप्स आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि एबीसी क्या है? एबीसी बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिनकी कैपिटल ये देखिए, एट द एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर। क्वार्टर मतलब क्वार्टर कितना होता है? चार चार है, मतलब चार चार उसका, तो चार चार मतलब तीन तीन महीने, तीन 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 तीन। ए हर 3 महीने में ए क्या करता है? अपनी कैपिटल का हाफ कर देता है, और बी क्या करता है? डबल कर देता है, और सी क्या करता है? कुछ नहीं करता, बस उसको अनचेंज रहने देता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर ए शेयर्स इन द टोटल प्रॉफिट वाज 2.5 लाख। तो ए का जो प्रॉफिट था वो 2.5 लाख था। तो पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ बी एंड सी। बी और सी की जो प्रॉफिट है उनमें क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस मतलब एलसीएम कर लेते हैं। तो 3 चौको 12, 6 दूनी 12, और क्या हो जाएगा? 4 तियाँ 12, दैट इज 9, ठीक है। ये इनका क्या हो जाएगा? इस तरह से इन्वेस्टमेंट है किसका? ए बी सी का। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसने बोला हर 3 महीने में, तो देखो हर 3 महीने में ए क्या कर रहा है? अपना हाफ कर रहा था। सपोज पहले साल पहले 4 के साथ 3 रखा होगा उसने, फिर ये हाफ हो गया, 2 इंटू 3 हो गया, फिर उसने रखा हाफ हो जाएगा तो 1 इंटू 3 हो जाएगा, और लास्ट में 1/2 इंटू 3 रहेगा, ये है। ओके, ये ए का हो जाएगा। तो मैं क्या कहता हूँ, 3 कॉमन ले लेता हूँ, 4 2 6 7 7.5, मतलब 15/2 इंटू 3 कर लेता हूँ। कोई दिक्कत आप लोगों को? तो ये ए की इन्वेस्टमेंट हो गई पूरे साल भर की, ठीक है। बी की इन्वेस्टमेंट है, बी डबल कर लेते हैं। डबल मतलब 2 इंटू 3, 4 इंटू 3, 6 इंटू, डबल मतलब 8 इंटू 3, और लास्ट में कितना हो जाएगा?
16 इंटू 3, तो अगर मैं करूँ 16 24 24 28 28 और 2 30, तो ये आ जाएगा 30 इंटू 3। और सी ने तो कुछ किया ही नहीं है, तो सी ने कुछ किया ही नहीं है, 9 इंटू 12 कर देंगे, ठीक है। तो 9 इंटू 12 उसकी हो जाएगी। तो अगर मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो लिखने की कोशिश करूँ तो मैं कुछ इस तरह से लिख पा रहा हूँ क्या, 45/2 रेशियो 30 इंटू 3 रेशियो 9 इंटू 12, कोई दिक्कत। 3 से काट लेते हैं, 3 3 जा 9 और 3 15 जा, कोई दिक्कत। अगर अभी भी मैं 3 से काट सकता हूँ, 3 पंजे 3 10 अंकी 3 4 जा, तो अब कर लीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 20 इंटू 4 × 12 तो 24, तो इस तरह से हो जाएगा आपका। ये आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो बन गया है, ठीक है। ये दो मैंने इधर डाल दिया, तो 5 20 और 24 बन गया। अब टोटल प्रॉफिट में से सिर्फ उसकी वैल्यू बोल रखी है उसने, इतनी कितनी 2.5, फिर तो आप अब आराम से आ गए हो कि 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, है ना। आपको 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 की वैल्यू आपको दे रखी है 2.5, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5। और बी सी का प्रॉफिट किस बेस पे होगा, 4 रेशियो पे होगा, तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो आंसर हो जाएगा 2। होप सो आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आउट ऑफ द 72 स्टूडेंट द नंबर ऑफ द बॉयज इज 40% मोर देन दी गर्ल्स। 40% का मतलब है कि अगर गर्ल 5 है तो लड़के कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ द बॉयज इज 7% मोर देन दी, द एवरेज स्कोर इन द मैथमेटिक्स टेक्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट का 58 है। द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल इज 50% मोर देन दी बॉयज। 50% मोर देन बॉयज का मतलब अगर बॉयज का 2 एवरेज है तो गर्ल्स का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल, तो हम करेंगे 7 दूनी 14 5 दिया 15, ये क्या हो गया, इन दोनों का सम करेंगे तो ये आ जाएगा 15 7 29, 29 की वैल्यू 12, 4 7 5 12, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 58 एवरेज, तो ये आ जाएगा 1 की वैल्यू 2 और 12 दूनी 24, मतलब 1 की वैल्यू 24 है। तो उसने पूछा कि द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स, तो गर्ल्स का एवरेज स्कोर कितना था 3, तो 3 चुकू 72 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 54, 25 नंबर का एवरेज 54 दे रखा है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 नंबर इज 45, तो यहाँ पे कम है, कितना कम है 15 9 कम है, तो 8 के साथ करेंगे -9, ठीक है। द एवरेज ऑफ द लास्ट 14 नंबर 8 4 22, तो आपको लास्ट 14 नंबर का दे रखा है 16, तो 14 नंबर का कितना दे रखा है आपको 14 नंबर का दे रखा है, दैट इज 14 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 × 75 14 84, और ये जाएगा 8 9 72, ठीक है। और ये ला के 3 नंबर आ गए 24 8 4 22 3 25, ठीक है। तो और इसका टोटल एवरेज दे रखा था आपको 54, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ये 72 नेगेटिव में 84, तो आ जाएगा पॉजिटिव 12, अब पॉजिटिव 12, लेकिन हमें तो 54 बैलेंस करना है ना, तो उसका मतलब है -3 का जो होगा -3 इंटू 12 होना चाहिए, ठीक है। तो ये देगा -12, -12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, 50, तो सीधे आ जाएगा, ये आ जाएगा -4, और -4 मतलब माइनस कर देंगे दैट इज 50। 3 नंबर का जो बैलेंस होना चाहिए वो 50 होना चाहिए, और 3 नंबर इज इक्वल टू 150। अब जो कंडीशन आगे दे रखी है, इफ द 9th नंबर इज 3 लेस देन द 10th नंबर, तो 9th नंबर 10वें नंबर से 3 कम है, तो 10वां नंबर अगर x होता सपोज, तो 9 नंबर कितना होता है x - 3, कोई दिक्कत। एंड 11 नंबर इज 3 मोर देन द 10th नंबर, तो 11 इज इक्वल टू x + 3, तो कितना आ जाएगा 3x की वैल्यू आ जाएगी, 3x इनका सम करेंगे ना, तो x क्या हो जाएगा x - 3 + x + 3, ये हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा कितना आ जाएगा 3x, x कट गया तो ये लिखा हुआ 3x इज इक्वल टू 50 इंटू 3, x की वैल्यू जो आ जाएगी 50 आ जाएगी, ठीक है। मतलब 10वां नंबर 50 था, 9वां नंबर 47 था, और अगर आपसे 11 नंबर पूछ गए तो 53 था। वट इज द एवरेज ऑफ द 9th एंड 10th नंबर, तो ऐसे अगर सीधे सीधे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे बोल सकते थे कि ये हो जाता 2, अगर मैं 9th और 10th नंबर को ऐड करता तो ये 2x/3 होता है, मैं इसको 2 से डिवाइड करता, तो अगर 2 से डिवाइड करता क्योंकि एवरेज निकालना है, तो ये हो जाता x - 3/2, और इसको हम लिख सकते थे 50 - 1.5 दैट इज 49, और फिर 49.5, ठीक है। 48.5 हो जाएगा ना, 49 और 49 में से 0.5 के, 48 पॉइंट है करेक्ट आंसर, ठीक है। होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। यहाँ पे आपको बोला दोस्तों कि द टोटल कंपनी का क्या बोला, एक्सपेंडिचर पूछा हुआ आपसे, ठीक है। क्या बोला हुआ एक्सपेंडिचर, ओके। तो यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर है 2016 का, 2016 175,
फिर आपसे बोला है 2018 दैट इज 250, और फिर आपसे बोला है 2019, तो ये हो जाएगा आपका 350, 450, 500, 600, 700। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है आपका 700 हो गया, ठीक है। इज अप्रोक्सीमेटली वट परसेंटेज लेस देन दी 70%। तो इसको हम गिन लेते हैं, 200, 400, 600, 603, 900, 903, 1200, 1300, 1380। तो टोटल रेवेन्यू जो हो गया वो 1380 हो गया, ठीक है। इसका 70% निकालो आप, तो इसका 70% आ जाएगा इतना, तो ये आ जाएगा 7 जो 56, हाथ लगी 5, 7 3 जो 21, 5 26, हाथ लगी 2, 7 कम 2 9। तो टोटल 70% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज 966। बोला कितना कम है, तो देखो कितना कम है, 266 कम है किससे, 966 से इंटू 100 करेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 27.5 के आसपास, ठीक है। 27.5 के आसपास का करेक्ट आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको दे रखा है कि टू द सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एबीसी, एफिशिएंसी दे रखी है इतनी, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज में, मतलब तीनों के तीनों अगर काम करते तो 15 दिन में कंप्लीट। ए सी वर्क टुगेदर फॉर 7 डेज देन बी कैन अलोन कंप्लीट द वर्क इन। तो देखो भाई टोटल वर्क निकल जाएगा 5 3 8 6 14, 14 इंटू 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 इंटू 15 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 225 में से 15 माइनस में 210, ठीक है। 210 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है। और ए सी काम करते हैं 7 दिन के लिए। अब 7 दिन के लिए ए सी काम करते हैं तो 7 9 जो 63 हो जाएगा, 6 3 9 9 7 जो 63 यूनिट काम हो चुका है, ठीक है। तो बचा कितना काम बचेगा यहाँ पे से आप देख लीजिए, तो यहाँ पे से हम कर देंगे 10 में से 3 गया 7, और 10 में से 6 गया 4, 147 यूनिट काम बचेगा, और 147 यूनिट काम करेगा बी 5 की स्पीड से। तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 9 जा 45 और 2/5। तो बी इतने दिन में जो रिमेनिंग काम है उसको कंप्लीट करेगा, दैट इज 2 ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम टेकन अबाउट टू गो सर्टेन डिस्टेंस 2.5 टाइम। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है द टाइम टेकन बाय बोट। अब यहाँ पे बोट का टाइम दिया है, ठीक है। द टाइम टेकन बाय बोट टू गो अ सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम इज 2.5 द टाइम टेकन। मतलब जितना अप स्ट्रीम टाइम लेगी ना, आपकी अप स्ट्रीम जितना टाइम लेगी वो 2.5 टाइम होगा किसके, डाउन स्ट्रीम के। इसका मतलब क्या है कि अगर डाउन स्ट्रीम आपकी 1 टाइम लेती है तो अप स्ट्रीम कितना टाइम ले रही है, 2.5। और इसी को हम 5/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि अगर अप स्ट्रीम 5 घंटे लेती तो डाउन स्ट्रीम कितना लेती, 2 घंटे लेती। इज गोइंग टू द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर, ठीक है। स्टिल वाटर इज गोइंग टू द डाउन स्ट्रीम, मतलब बी और रेशियो बी प्लस डब्ल्यू का पूछ रहे हैं, ठीक है। रेशियो किसका है, बी रेशियो बी प्लस डब्ल्यू का है। तो बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू तो आपको पता है कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि ये अगर टाइम का रेशियो तो स्पीड का रेशियो कितना होगा, 5/2, ठीक है। तो बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 5 हो गई है। और अब आपको डाउन स्ट्रीम की बतानी, मतलब सॉरी बी की बतानी है। तो बी निकलेगा कैसे दोस्तों, बी निकलेगा, देखो यहाँ पे दे रखा है बी प्लस डब्ल्यू, बी प्लस डब्ल्यू और बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है। तो बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ रखी है आपको, 5, और बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू 2। तो ये कर दो कंपाउंडो डिवेंडो, तो ये हो जाएगा बी अपॉन डब्ल्यू, बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 7 और आ जाएगा 3। तो बी की वैल्यू कितनी आ रही, 7। ओके, तो यहीं पे से यहाँ पे आ गया बी की वैल्यू 7 है तो इसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तो डायरेक्टली नहीं करेंगे, अब हम ये करेंगे कि बी की वैल्यू अगर 7 है तो बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 3 10। तो आपका रेशियो आ गया 7/10 का, जो कि ऑप्शन 3 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए वेरीज डायरेक्टली एज बी इनवर्सली, ठीक है। ए वेरीज डायरेक्टली एज बी एंड ए इज डायरेक्टली एज इनवर्सली सी, ठीक है। अब बोला कि जब a इज इक्वल टू 4/3 था तो c कितना था, 9/4। तो मतलब है अगर a 3/4 था तो k की वैल्यू रखेंगे, c क्या आ जाएगा 9/14। ओके, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27/56, ठीक है। a1 a इज इक्वल टू 4/3, c इज इक्वल टू ये, ठीक है। अच्छा, इसमें b का भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे b का भी जुड़ेगा तो ये आ जाएगा जो 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको कंबाइन करेंगे क्योंकि 3 का डायरेक्टली दे रखा है,
तो बी आ जाएगा 3/7, 3 3 9, 7/2। तो के की वैल्यू आ जाएगी 9/8। तो बोल रहा है कि जब ए 4/√3 था, ठीक है, 4/√3 था, के की वैल्यू हम 9/8 रखेंगे, ठीक है, बी की वैल्यू हम 30 रखेंगे, तो सी क्या होगा, ठीक है, तो ये आएगा, तो ये आ जाएगा सी को हम इधर डाल देंगे और ये आ जाएगा 9 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 4√3, ठीक है, 15 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3√3, ठीक है, तो ये आ गया आपका 3√3, यहाँ पे 8 भी होना था, आई थिंक 8 छूट गया ना, सी इधर गया 930, अच्छा सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मैंने, इसको थोड़ा सा इस तरह से देखेंगे, सी इधर चल जाएगा 9 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 4√3 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से करेंगे हम, ये आ जाएगा 10√3, 4 ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2, ठीक है, देन ओके सॉरी, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर लिए यहाँ पे, हमने क्या किया, हमने ए को 4/3 लिखना, हमने 3/4 लिख लिया, ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे हम, अगर मैं 4/3 लिखूंगा इसे, तो कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, तो इसीलिए के की वैल्यू 9/8 नहीं, के की वैल्यू 2 आ जाएगी, सॉरी इसके लिए माफ़ी, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको देख लेंगे, तो के इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे हमने क्या किया, के इज इक्वल टू B/C होना था ना, इस तरह से आप देखेंगे, तो अब बोल रहा के इज इक्वल टू 2, तो अगर a इज इक्वल टू 4√3 है, तो b आपका 30 है, k की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाय c, या c की वैल्यू निकलेंगे तो इसका आएगा 5√3, ठीक है, जो कि ऑप्शन एल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीना सेल एन आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 28%, ठीक है, 28% में, हैड इट बॉट एट 30% लेस, तो सपोज कॉस्ट प्राइस 100 था, उसने 128 रुपये में उसको बेचा, अगर वो 30% लेस में खरीदती, दैट इज 70 में खरीदती, और उसको 20.10 लेस में बेचती, स्टिल उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, 35% का प्रॉफिट होता, तो 35% का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 और 3.5, दैट इज 24.5, ठीक है, तो 24.5 को हम कर लेंगे 24 कितना हो जाएगा 94.5, ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर मैं 10% निकालूंगा तो 10% कितना हो जाएगा 7, 30 है तो 7 में 21, और मतलब 7 अगर 10% है तो 5% कितना हो जाएगा, इसका हाफ 3.5, तो वैसे 21 और 3.24.5, और इन दोनों का जो गैप दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है आपका 20.1 के बराबर, दैट इज कितना हो जाएगा 95, 100 और 33.5 की वैल्यू दे रखी है आपको इतनी, ठीक है, अगर मैं एक की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 210 डिवाइडेड बाई 335 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी एक, अगर मैं 100 की निकालना चाहूँ तो 100 की आप बोल सकते हो 201 डिवाइडेड बाई 335 इंटू 100, ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आएगी दादी, 520 जा 5 6 जा 30, ओके, एंड 5 7 जा, और 3 से इसको काटूंगा तो ये आ जाएगी 67 इंटू 3 जा 3 7 जा 21 का वन, हालांकि 2 3 6 जा 18 220 201, और ये आ जाएगा 3 20 3 60, मतलब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस थी दोस्तों वो कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी, ठीक है, अब वो कहता है कि अगर उसे 62.70 में बेचता तो उसे 2.70 का क्या होता प्रॉफिट होता, और 2.7 का किस पे 60 पे उसको प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, तो इसको हो जाएगा जिसे हम लिख सकते हैं 27/6, जिसका आपने 3 9 27 3 2 से 4.5% का प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ए, ओके, होप सो आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये कोई ट्राइंगल है आपका, अच्छा 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है, ये मैंने बना दिया, ए 90 है, बी और सी है, ओके फाइन, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट एट बी सी एट डी, ए का बाइसेक्टर बी सी को डी पे मिलता है, ठीक है, और यहाँ पे ए सी की वैल्यू दे रखी है 35,
ए बी की वैल्यू 12, तो ये हो जाएगा 37 क्योंकि ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है ना। एंड ई इज द पॉइंट ऑन ए सी, ए सी में कोई पॉइंट है ई ई, ठीक है। मैंने ये ले लिया कि यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है ए ई, ठीक है। सच दैट डी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी, डी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये जो डी है ये ए सी पे परपेंडिकुलर है, सही है। तो लेंथ ऑफ द डी, इसकी लेंथ पूछ रहे हैं हमसे दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बाइसेक्टर दे रखा है, ठीक है आपको ये वाला, कि ये बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर तो आप जानते हो कि सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा जो रेशियो का, तो ये 12 35 37, तो 12 35 37, तो ये 35 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सिमिलैरिटी लगाते हैं, ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल पे और इस वाले ट्राइंगल पे, इस वाले ट्राइंगल पे और बड़े वाले ट्राइंगल पे हम सिमिलैरिटी लगाते हैं। तो 90 के सामने 37, 90 के सामने 37 लिख दिया हमने, और यहाँ पे 90 के सामने 35 35 लिख दिया हमने, ठीक है। अब ये थीटा होता तो ये 90 माइनस थीटा होता है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो अब हमें निकालने क्या, इस थीटा के सामने क्या है, ये डी ई है जिसकी लेंथ हमें निकालनी है, और इसी थीटा के सामने 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लीजिए डी ई की लेंथ कितनी आ जाएगी, 35 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 37, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 37 दशमलव की 500 और 70 420 हो जाएगा, 420 बाय 37, ठीक है। तो आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्या दे रखा, ए बी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम एक्स टू वाई एंड वाई टू एक्स, मतलब एक इस तरफ से जा रहा है एक्स टू वाई, ठीक है, और दूसरा बंदा वाई टू एक्स आ रहा है, ठीक है। एक एक्स से वाई जा रहा है, वाई से एक्स आ रहा है रिस्पेक्टिवली, ये कहीं बीच में मिलते हैं, और मिलने के बाद जो जो ए है ऑन द वे ए एंड बी टेक, ये इतने मिनट लेता है यहाँ से यहाँ जाने में, और जो बी है वो यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से जाने में एक्स आवर्स लेता है रिस्पेक्टिवली टू रीच द respective destination if the speed of A is 25% more than the B, मतलब 25% के B अगर 4 है तो A की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है स्पीड। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो हम जानते हैं सीधे सीधे इसका फॉर्मूला क्या होता है, s1 अपॉन s2 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1, है ना। तो कर दीजिए, अब सपोज A की स्पीड 5 थी तो s2 की 4 थी, B की 4 थी, ठीक है। तो A ने कितना आवर लिया, 3 इंटू क्या हो जाएगा 12, दैट मीन्स 3 1/5, मैंने इसको आवर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो 12 5 160 3 15 16, 16/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x आएगा ऊपर और नीचे ये 15 ये बनेगा ना ऐसे, तो 16 नीचे आ जाएगा और 5 ऊपर आ गया, ठीक है। तो अब ये रूट हटेगा तो ये आ जाएगा 25/16 इज इक्वल टू 5x डिवाइडेड बाय 16, 16 से 16 कट, x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है, जो कि ऑप्शन दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप दे रखा 7 डिजिट नंबर है, ये आपको दे रखा जो डिविजिबल है 72 से, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। 72 का मतलब है 8 और 9 से डिविजिबल होना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 9 से डिविजिबल होने के लिए हम 8 से चेक कर लेते हैं कि 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट 3 जो वैल्यूज होती हैं वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, और 8 से डिविजिबल होने के लिए हम क्या करेंगे, 8 1 जाए, फिर यहाँ पे 13 हो जाएगा, तो 8 कम 8 5 बचेगा, तो इसका मतलब है y की वैल्यू 6 होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके सॉल्व हो सकता है, ठीक है। और कोई वैल्यू लगेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 और आप जानते हैं 8 7 56, सिर्फ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगर y की वैल्यू 6 हो जाएगी दोस्तों, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब आप ऐड करके देख लो, तो ये हो जाएगा 9 3 12 6 18, 18 6 24, 24 और 7 31, और 31 के साथ आपको कितना जोड़ना है x की वैल्यू कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 9 से डिविजन होने के लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 चौको 36, 5 डाल सकते हो आप, तो ये आएगा, तो 3 3 5 15 माइनस 2 छक्के 12, तो कितना आ जाएगा 3, जो कि पहला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the radius of a sphere is increased by 5 cm, its surface area is increased by this। तो surface area का मतलब क्या है, 4 पाई, ठीक है, बढ़ी हुई स्पीड, जो मतलब इंक्रीज हुई स्पीड है, ठीक है ना, वो करेंगे, और यहाँ पे 4 पाई माइनस जो नॉर्मल स्पीड थी, ठीक है, नॉर्मल रेशियो था वो करेंगे। तो स्पेयर का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर तो हो जाएगा किसके इक्विवेलेंट, 4840/7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 पाई कॉमन लेते हैं और इसको हम सीधे बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर जो बढ़ी हुई है और पुरानी वाली आर का स्क्वायर कर सकते हैं, जो कि 4840।
अच्छा दोस्तों, ये जो आर प्लस होगी ना, वो क्या बोल रहा है कि पुरानी में आपने 5 बढ़ा दिया है, ठीक है, जो आर प्लस है वो आर प्लस 5 ही है, तो बस यही करेंगे हम, ठीक है। इसको रख देंगे आर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो जैसे ही हम करेंगे यहाँ पे 4 × 22/7, और मैंने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो ये क्या हो जाएगा, पहले बार ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2r+5, और दूसरे में करेंगे तो ये आ जाएगा आर, सॉरी 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा, जो कि 4840 डिवाइड बाय 7 के इक्विवेलेंट। 7 से 7 गया, 11 दूनी 11 चक्कू, और 11 चक्कू 440 हो गया, ठीक है। और ये करेंगे, फिर हम यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8×5 = 40, और 8×5 = 40 55, और 5 से करके 11, ये आ गया, ठीक है। तो 2r+5 की वैल्यू 11 है, तो 2r की वैल्यू 6, और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो जब r की वैल्यू 3 आ गई, तो वो पूछ रहा है कि जो ओरिजिनल स्फीयर था, जिस समय r की वैल्यू 3 थी, तब इसका वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम आप जानते हो वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, और 3 3 9, 9 36 पाई, तो 36 पाई होगा, ठीक है। और नियरेस्ट इंटीजर पूछ रहा है, तो हम ले सकते हैं कि अगर 3.14 भी लूंगा तो 108, तो 108 से तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है। अब बच्चा कितना आ जाएगा, 3.14, ठीक है, 14 और 36 का, या फिर हम सीधे सीधे चलो इसको ऐसे ले लेते हैं, 36 × 22 डिवाइडेड बाय 7, जिसको हम लिख सकते हैं, देखो इसको मैं क्या लिखता हूँ, 72, 72 × 11/7, ठीक है। हम 11 से, अब 11 से मल्टीप्लीकेशन किस तरह से कर सकता हूँ मैं दोस्तों, 2 का 2, 7 का 9, और 7 का 7, इक्वल टू 1, 7 1 7, 7 1 7, 2 2, एंड 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 14, और अच्छा 7 या 21 आ जाएगा, सॉरी दोस्तों, 10, और 7 1 7, 7 1 7, 2 2 हो जाएगा 22, और 22 का मतलब है 7 या 21, 10, 7 कम 7, 3.1 समथिंग के आसपास आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, 113, ठीक है। होप सो आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको दिया है 4a - 3b = 2 और ab = 1/4। तो यहाँ पे ab की वैल्यू 1/4 दे रखी है, ये दे रखी है। आप जानते हो कि जो a³ - b³ का फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो क्या हो जाता है, a - b, ठीक है, a² + b² + ab, है ना, ये कर सकते हैं। और इसी को अगर हम करना चाहें तो हम इसे ये लिख सकते हैं, a - b, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, -ab, ठीक है। तो डाल दीजिए वैल्यू, तो a - b की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू कितनी की, 2 दूनी 4, -ab की वैल्यू 1/4, लेकिन यहाँ पे ab के अगर आप देखोगे तो ab के पास की है 4 × 3 भी है, तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। 2 = 4 - 3, और आंसर आ जाएगा आपका, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए ना आपको, ये मैंने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे मैंने जो ये मैंने बनाया है ना, अच्छा एक मिनट, देखो ऐसे यहाँ पे जो मैंने बनाया है, ये जो मैंने बना दिया दोस्तों, ये क्या है आपका a² + b² + ab, तो मैंने a + b का बनाया, ओके, मैंने क्या बना दिया, ये a + b का बना दिया। लेकिन यहाँ पे हमको, अगर मैं इसका बनाऊंगा तो मेरे पे a - b की वैल्यू है, ये जो मैंने 4 लिखा है ना, ये 4 नहीं होना चाहिए था, ठीक है। या तो फिर मैं इसको चेंज करके लिख दूं, ठीक है, और या तो फिर मैं इसी को a - b की टर्म्स में ले जाके पूरा इक्वेशन बनाऊं। तो एक्चुअल में ये गलती यहाँ पे ऐसे नहीं करें, ठीक है ना, बिल्कुल सोच के करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करना है ना, अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा, a - b ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, a + b का ले जाऊंगा तो वो आगे गलत हो जाएगा, जो मैंने गलत कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब मुझे a - b बनाना है, क्योंकि यहाँ पे a - b है, तो मैं क्या करूँगा, a - b का होल स्क्वायर करूँगा, तो ये आ जाएगा a² + b², और साथ में यहाँ आएगा -2ab। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3ab पॉजिटिव करना पड़ेगा फिर, क्योंकि यहाँ पे -2ab आएगा तो 3ab करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है, प्लस 3 × 1/4 इंटू कितना आ जाएगा, 12। अब करेंगे हम 3 3 3 9, 4 जा 13, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 26, ओके गाइस।
होप सो आपको बात समझ आ गई होंगी। यहाँ पे था क्रूशियल पॉइंट, यहाँ पे सो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। दो चीजें ध्यान में रखना, जब यहाँ पे जब ये प्लस रहेगा ना, अच्छा ए क्यूब प्लस बी क्यूब रहेगा तो आप इसको अलग लिखेंगे ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3ab, और जब यहाँ पे रहेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया दे रखा आपको 245 पाई, तो पाई आर एल की वैल्यू दे रखी है आपको, कर्व सरफेस एरिया राइट सर्कुलर कोन, कोन ही है तो 2145 पाई दे रखा है, जिसे हम ये कह सकते हैं। और आर इंटू एल की वैल्यू दे रखी है 2145। ऑफ द बेस रेडियस दे रखी है आपको 33, दैट मीन्स 33 ये हो जाएगा, और एल की वैल्यू यहाँ पे से आ जाएगी, ठीक है ना। तो 11 3 जा 33, 11 कम 11 बचेगा 10, 10 104, 11 9 104 5 5, 11 5 जा 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। तो एल की वैल्यू आ गई 65। अगर एल की वैल्यू 65 आ गई तो आर हमारे पास कितना है, देखो आर बोला इसने 33, लेंथ हो गई 65, ठीक है। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रूट करेंगे, एक बार इसका ऐड कर दो तो 5 3 8, एक बार आएगा 98, दूसरी बार हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 32, ठीक है 32 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा रूट। तो इसको हम ये भी कर सकते हैं, इसको हम 49 लिख सकते हैं इंटू 64, दैट मीन्स 64 का किसका स्क्वायर होता है 8 का, ये कितना होता है 7, तो ये हो जाएगा 56। जो इसकी हाइट हो जाएगी वो 56 हो जाएगी, ठीक है ना। वॉल्यूम पूछा है कोन का, तो 1/3 पाई को पाई रहने देंगे, आर आपकी 33 इंटू 33 है, और यहाँ पे आ जाएगा 56, ठीक है, जिसे हम 3 से 11 से कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये आ गया 11 इंटू 33 इंटू 56। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, सबसे पहले हम 11 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल देख लेंगे, और या तो फिर यूनिट देंगे, 3 6 जा 18 और 18 1 जा 8, जिसके लास्ट में 8 आ रहा होगा। तो बताइए 8 किसके उसमें आ रहा, और की ऑप्शन है जो कि दूसरा है, ठीक है 17 का दूसरा हो जाएगा। 3 6 जा 18 और 18 1 जा 8, मतलब लास्ट में 8 आ रहा होगा, तो यही है। दूसरी तरीके से चेक कर लेते हैं, चलो एक ऑप्शन तो देख लिया हमने 8 के, उससे दूसरा चेक कर लेते हैं 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 5 5 10 2 12, 12 3 15 और 1 16, ये 3 का मल्टीपल नहीं हो सकता। 6 6 12, 12 और 14 कितना हो जाएगा 26, ये भी नहीं हो सकता। अब बचा ये, यहाँ पे करेंगे 6 और 4 10, 10 और 11, 11 9 20, ये भी नहीं हो पा रहा है। अब ये करेंगे तो 8 2 10 3 13 और 2 15, 3 का मल्टीपल हो पा रहा है, ठीक है ना। तो ये यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, मल्टीपल से भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, a sum of 18,500 invested at X% per annum at a simple interest, another sum जिसको बोला ट्वाइस द फॉर्मूला, मतलब अगर ये 18,500 था तो ये 37,000 रुपये था, ठीक है, और ये 18,500 था, उसको 2% के हिसाब से आपने सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है। इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर 7/2 ईयर के लिए इतना मिलता है, द रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम ऑन द सेकंड इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। तो सिंपल बात है कि यहाँ पे आपको 7/2 ईयर का दे रखा है कि कितना 25,900, तो मैं एक साल के लिए निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 7 7 3 जा 21, 4 7 7 जा 49, तो मतलब एक साल का जो अमाउंट मिल रहा है वो 64, 2 7 जा 14, 11 2 2 जा 6 और 1 7, ठीक है। तो एक साल के लिए, मतलब एक साल के लिए जो आपका इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना हो जाएगा 7,400 रुपये। ओके गाइस, ओके गाइस, तो यहाँ पे अभी हमको दे रखा है एक साल के लिए हमें इन्वेस्टमेंट मिल चुका, तो अगर मैं 8500 पे X% के हिसाब से, ठीक है ना, एक साल के लिए अपॉन प्लस कर देता हूँ 37,000 डिवाइडेड बाय X+2, ठीक है। समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ किस तरह से करना है, 2 से 2 जीरो कट गए, 2 से 2 जीरो कट गए। अब सिंपल ये 145x आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 370x प्लस कितना हो जाएगा 140, 740, ठीक है, 740 की वैल्यू दे के 7400 के इक्विवेलेंट, तो इसे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जीरो का ज़ीरो आ जाएगा, और 4 यहाँ पे से कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे से 13 में से 7 गया 6, और ये आ जाएगा 66,000, ठीक है। इसको हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 का 5
8 7 15 का 5, इसलिए 1 3 4 1 5, 555 बाय इज इक्वल टू, तो एक्स की वैल्यू होगी 66600 डिवाइडेड बाय 555। तो 1 1 से कर लेते हैं, तो सिंपली 1 1 1 करूँगा तो ये आ जाएगा 60 और नीचे आ जाएगा 5, तो एक्स की वैल्यू आ गई 12%। ठीक है, ओके, तो 12 आ गई एक्स की वैल्यू, तो एक्स प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14% आ जाएगी। ठीक है, इसको आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं, एलिगेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, एलिगेशन से भी कर सकते हैं। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आपने 7400 रुपीज़ निकाल दिया, तो सबसे पहले हमें 7400 डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट में कितने परसेंट एवरेज वो निकालना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे आ गया 555 इतना आ जाएगा। ठीक है, और ये करना पड़ेगा 100 से, तो यहाँ से करेंगे, यहाँ से हम एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे 55,000 ठीक है, इतना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 37 से काट सकते हो। ठीक है ना, 37 ये आ जाएगा, नीचे 15 आ जाएगा, और 37 20 आ जाएगा, 200। ओके, तो फिर 5 से करते हैं, 40/3 आ जाएगा। ठीक है, 40/3% आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आप लोग एलिगेशन समझ आए। तो यहाँ पे था x%, यहाँ पे था x प्लस 2%। अब ऑन एन एवरेज जो हमने निकाला वो कितना आ गया, 40/3 आ गया। ठीक है, 40/3 आ गया, और दूसरा यहाँ पे आ जाएगा कि जो पहले वाला था वो था 1%, मतलब एक रेशियो में था, तो अमाउंट, ये अमाउंट थी। ठीक है, ये दूसरी रेशियो में था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना दोस्तों, मैं कलर चेंज कर देता ताकि आप कंफ्यूज ना हो रहे। ठीक है, इन दोनों का गैप कितना है, 2% और यहाँ पे कितना है 3, तो मतलब 3 की वैल्यू है 2%, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3%। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2/3%। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम 4/3%। तो जो छोटी वाली होती है वो ऐड होती है। ठीक है ना, ऐड होती है, और वो करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 40 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 42/3 करेंगे, दैट इज 14, तो ये 14% होगी। और यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 14% आ गई, तो ये 12% आ जाएगी। ठीक है ना, इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस होगा, बेसिकली 40 माइनस 4 इज इक्वल टू 36, और 36/3 इज इक्वल टू 12%। तो ये एलिगेशन से भी कर सकते थे आप। ठीक है ना, ये एलिगेशन का मेथड है, और ये नॉर्मल मेथड है। 19 की तरफ चलते हैं, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे आपको दे रखा कि आपको 5758 6610 और 8101, ठीक है, इनके बीच में आपको निकालना है ये, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 48 है, तो 60 और 40, ये हो जाएगा 5800। ठीक है, और 2 6000। ठीक है, ये 6000 है, यहाँ पे 610 अंक कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये जाएगा 2 का 2 4 और 1 5 6 2 8 852। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 90 700 और 390 हो जाएगा। ठीक है, 390 में हम 7000 हो जाएगा, 7000 में हम कितना जोड़ रहे हैं, 1101 जोड़ रहे हैं। ठीक है, 8100, तो ये आ जाएगा 1 का 1 9 का 9 3 4। और तो जब अभी से पिछली वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी, तो हमने देखा है कि इन दोनों का जो एचसीएफ आता है ना दोस्तों, वो कितना आता है, 213 आता है ना। बाकी आप लोगों ने देख ली होंगी पहले वीडियो, ऐसे मैं बता देता हूँ कि 1491 डिवाइडेड बाई 852 करोगे, फिर यहाँ पे 639 आएगा, 639 से 852 को डिवाइड करोगे। ठीक है ना, फिर आपका 213 आएगा, जो कि इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे पूछा है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमें नहीं पता है, तो हम कर लेंगे 5758 को डिवाइड करेंगे किससे, 213 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 426, 426 में माइनस करेंगे तो 15 में से 6 गया 9, 6 में से 2 गया 4, ये आ जाएगा 149/8। अब 213 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6 से तो 1278, 7 से बटेगा 1400, और 7 का 91। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 7 से, 7 3 से 91 होता है, और ये 1491 के आसपास आएगा। ठीक है, 1491, तो आंसर आ जाएगा 07 रिमाइंडर। ठीक है, 07 रिमाइंडर है। तो वो कह रहा है कि रिमाइंडर की जो वैल्यू है 213, तो 213 माइनस 7 पंजे 35 माइनस करेंगे तो 13 यहाँ से चलेगा, 13 चलेगा तो 22, और 22 माइनस करेंगे तो 178 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप्स आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 days, बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 30 days।
ए किसी काम को 45 डेज में कर सकता है, वहीं बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए एंड बी उस काम को 80% काम 20 दिन में कर देते हैं, ठीक है, ए प्लस बी। देन हाउ मेनी डेज सी विल अलोन कैन कंप्लीट द 70% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। जो बचा हुआ काम है उसका 70% कितने दिन में कर देगा, ठीक है। ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है और बी और सी उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं मिलके। तो हम 90 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 33 या 90 और 42। तो ए की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके। अब कह रहा है कि ए प्लस बी ने 80% काम, तो 80% हम निकालेंगे तो दैट इज 72 डेज आ जाएगा, ठीक है ना। 72 डेज इन्होंने कितने दिन में कर दिए, 20 डेज में कर दिए, ठीक है। और 20 डेज में कर दिए 72, तो ए प्लस बी, ठीक है, 72 डेज में इन्होंने, सॉरी 72 यूनिट काम हो चुका है। बचा कितना, 18 यूनिट बचा है। अब 18 यूनिट का 70% बोला है, दैट इज 7/10, है ना। 7/10 बोलेंगे तो 8 7 ये आ जाएगा, ठीक है। इतना काम, इतना यूनिट काम सी को करना है। किसको करना है, सी को करना है। लेकिन सी की एफिशिएंसी आपको पता ही नहीं है। अब सी की एफिशिएंसी नहीं पता है तो सी की एफिशिएंसी नहीं पता तो सी की एफिशिएंसी कहाँ से आएगी। तो अगर ये 20 दिन में 72 यूनिट काम कर सकते हैं 20 दिन में ए और बी, तो यहाँ से हम करेंगे तो आ जाएगा 36/10 और यहाँ से करेंगे तो 3.6। तो मतलब ए और सी की कितनी है, 3.6। तो मतलब इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर ए की ए प्लस बी की 3.6 है तो ए की 2 है तो बी की कितनी आ जाएगी, 1.6। अगर बी की 1.6 है तो सी की कितनी आ जाएगी, 1.4। तो हम बस यही कर देंगे यहाँ पे 18 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 14 आ जाएगा, जिससे करेंगे 7 दूनी 2 9। तो आंसर कितना आ गया, 9, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का 3 दे रखा था ना, 3 एफिशिएंसी है, तो इस वजह से हमने 1.4 लिखा है, ठीक है। और 1.4 मैंने जानता हूँ कि जब सी का करेंगे तो ये नीचे 1.4 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इतना काम करने के लिए। इस एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो बस 14 लिख लिया मैंने डायरेक्टली, ओके। होप सो समझ आ गया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीआई का क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है। तो सबसे पहले पूछा है इसने, ये आपको देखो, एक तो टोटल मैन्युफैक्चर 1500 दे रखे हैं, यहाँ पे ये 1500 है, ठीक है। और टोटल रेवेन्यू दे रखा है 4 लाख, ये आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और आपको ये कॉस्ट दे रखी है हर उसकी, ठीक है। मैन्युफैक्चर कॉस्ट दे रखी है आपको ABCDE की, ये आपकी कॉस्ट हो गई। तो अब देखो ये क्या पूछा है, द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय सेलिंग अ टॉय, टॉय ई में इसे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का भी फॉर्मूला दे रखा है, सेलिंग प्राइस माइनस मैन्युफैक्चर प्राइस, ठीक है। तो सबसे पहले 1500 में 16 की वैल्यू निकालेंगे, किस कितने मैन्युफैक्चर हुए, ठीक है। तो 16 में कितना आ जाएगा, 16%। तो 16% निकाल दीजिए, तो 16 कितना आ जाएगा, 16 15 240 के आसपास, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 16% इंटू 1500 का आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 240, ठीक है, 240। अब 240 ई की जो कॉस्ट प्राइस है, देखो 240 तो प्रोडक्ट है, तो उसमें क्या होगा, 260 क्या होगा दोस्तों, आपके कॉस्ट है। तो हम सीधे कॉस्ट प्राइस अगर मैन्युफैक्चर कॉस्ट बढ़ेंगे तो हम इसको 24 इंटू 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 240 इंटू 260। 240 प्रोडक्ट है, 260 तो इसकी जो कॉस्ट आ जाएगी उसको देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है ये, नेक्स्ट चीज ये बोल रहा है कि 4 लाख टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू है, जिसमें से ई का कितना है, 22%। तो आप 22% निकाल दीजिए, 22% ऑफ 4 लाख, ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली आएगी 88,000, ठीक है। तो ई का जो क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, जो टोटल रेवेन्यू में जो ई का परसेंटेज वाइज जो है वो कितना हो जाएगा, 88,000। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा आपका 68,000 के आसपास समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 88 माइनस ये वाली अमाउंट जो आएगी, तो जो निकाल के मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर आ जाएगा 25600, ठीक है। तो जो ई की जो प्रॉफिट है, ठीक है, द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय द सेलिंग प्राइस ऑफ ई, तो ये निकाल दिया हमने, ये 225,600 है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ए एंड डी, ए एंड डी के
उसकी जो मैन्युफैक्चर कॉस्ट है उसके कितने परसेंट के बराबर है। तो सबसे पहले मैंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी ए और डी की। तो भाई ए कितना 20%, 12 में 300 आ जाएगा। और डी कितना है, डी 25, 25 और 15, 25 15 कितना हो जाएगा 375। ठीक है 375। तो ए की जो कॉस्ट है भाई, ए की कॉस्ट कितनी है 240, तो हम इसे 240 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और डी की कितनी हो जाएगी 210। ठीक है तो इसको करेंगे हम सॉल्व। तो इन दोनों को जब आप टोटल सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 150 और 750 आ जाएगा। ठीक है इन दोनों की जो वैल्यू होगी। अब हमें निकालना परसेंटेज, तो इन दोनों का परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है तो सीधे सीधे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ कलर चेंज करके ताकि आप ध्यान में रख लो। तो 25600 डिवाइडेड बाय 15750 इंटू 100 कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अप्रोक्सीमेटली जो ये आएगा आपका 17% के आसपास। ठीक है कितने परसेंट के आसपास आएगा, 17% के आसपास आएगा। ठीक है तो आंसर है 17% के अप्रोक्सीमेटली, मतलब 16.9 के आसपास आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 17% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलजेब्रा का बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है देखो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने लिखा 1/4 के उसमें करना है, तो मतलब ये स्क्वायर बनना चाहिए, कुछ बनना चाहिए जिससे हम क्या करें इसको तोड़ दें। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें ये 24 लिखा है। ठीक है 24 माइनस 16√2 मल्टीप्लाई 4 प्लस √2 और यहाँ पे 4 है। ठीक है तो इसका मतलब ये स्क्वायर बनना चाहिए या 4 की पावर बननी चाहिए जिससे हम इसको डिलीट कर पाए। तो चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे 16 है तो हम जानते हैं 2 इंटू, ये 16 कैसे बन सकता है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू और 8, अब बचा 8, अब यहाँ 8 बनना चाहिए तो 4 इंटू 2। ठीक है 4 इंटू 2 बन सकता है 8 दूनी 16 और √2 आ सकता है, ये आ गया 16√2, 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है तो अब मैं यहाँ पे 24 बनाने हैं दोस्तों, तो मैं 24 कैसे बना सकता हूँ, मैं जानता हूँ 16 प्लस 8 24 बन सकता है। इसका मतलब है ये कुछ इस तरह से बनेगा 4 का स्क्वायर प्लस 2√2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 4 इंटू 2√2। ठीक है जिसे हम क्या लिख पाएंगे दोस्तों 4 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर और इसके भारत 4 की पावर। तो 4 का पावर का मतलब ये अब ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो सिंपल ये बचेगा। अब यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को, ठीक है मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर इंटू, अब ये आ जाएगा 4 प्लस 2√2। देखो अब ये आपको कुछ याद आ रहा है, a प्लस बी वाली बात और a माइनस बी वाली बात क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस यही हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करो, इसके इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो तो √16 माइनस क्या जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है तो बचेगा 8 और इसे हम लिख सकते हैं 2√2 जो कि आंसर हो जाएगा बी। ठीक है होप्स आपको बात समझ आ गई हो। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस बेहतरीन क्वेश्चन को देखो इस तरह से करेंगे कि एक यहाँ पे आपको समझने की भी ज़रूरत है। ओके यहाँ पे आपको समझने की भी ज़रूरत है कि एक फ़ैन है जो 1800 रुपये में है, जिसमें आप 800 रुपये की डाउन पेमेंट दे दीजिए और 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट दिए 350 रुपये की। तो मैंने कहा ठीक है चलो देखते हैं 300। तो सबसे पहले एक चीज़ समझो कि आपने एक तो 800 रुपये डाउन पेमेंट दिया और प्लस आपने 350 रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट दी, तो ये कितना हो जाएगा 700, 0 का 0, 3 5 15, 3 9 10, 1050, 0 का 0, 3 5 15, इसलिए गिवन 3 3 9 और 10, तो इतना आ गया। ठीक है तो आपने क्या किया 800 रुपये की तो डाउन पेमेंट दी और साथ में आपने 3 मंथली इंस्टॉलमेंट दी इतने रुपए की, तो कितना आ जाएगा 3 0 का 0, 3 5 15, इसलिए गिवन 3 3 9 10, तो टोटल अमाउंट कितनी दी आपने 1850 रुपये। ओके आपने टोटल अमाउंट कितनी दी 1850 रुपये की। ओके लेकिन आप फैन था कितने रुपए का 1800 रुपये का, फैन कितने रुपए का था 1800 रुपये। तो इसका मतलब है अगर फैन 1800 रुपये का था तो आपने दिए कितने 1850 रुपये, दैट मीन्स आपने 50 रुपये एक्स्ट्रा दिए। और यही 50 रुपये एक्स्ट्रा क्या थे दोस्तों, यही तो ब्याज था कि आप किस तरह से दो, तो मतलब एक्स्ट्रा, तभी तो आपको इंस्टॉलमेंट दे रहा था। तो मतलब ये क्या था इंटरेस्ट था, ये 50 रुपये आपने जो एक्स्ट्रा में दिया। तो ये इंटरेस्ट कैसे लग रहा है देखो,
ये 50 रुपये आपको लग रहा है मंथली इंस्टॉलमेंट। देखो सबसे पहले अगर कोई चीज़ 1800 रुपये की थी तो आपने 800 रुपये तो दे दिए उसे, तो वो बचेगा 1000 रुपये। तो पहले महीने के लिए जो आपकी पहले महीने के लिए जो आपका प्रिंसिपल रहा होगा उस पर पी रहा होगा, आपने आर किया और 1 किया बाय 100 किया, तो इस पर आपको इंटरेस्ट मिला होगा। फिर दूसरे महीने पहले महीने की इंस्टॉलमेंट में जब आपका प्रिंसिपल क्या रहा होगा, 1000 रहा होगा, दूसरे महीने की इंस्टॉलमेंट में 350 माइनस कर दोगे 450, 500-600 रुपये, ठीक है, 650 P2 रहेगा और फिर आएगा आपका 300 रुपये P3। तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 100,000 रुपये रहा होगा R% के लिए 1/100, और ये महीने के हिसाब से तो 12 करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर प्लस करेंगे हम 650 इंटू R इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, फिर प्लस करेंगे 300 इंटू R इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब ये आ जाएगा 50 इंटू 12/100 जो मैंने कॉमन ले लिया था, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा, आप ऐड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 1950, ठीक है, इसको ऐड करने पे और ये आ जाएगा R, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने 5 से काटा, 5 10 जा 5 3 जा 15 एंड 5 5 दिया 15 और 4 5 में ये आ गया 39। अब हम करेंगे 3 4 जा 12 और 3 13, तो R की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गया 40/13, ठीक है। अच्छा 1 0 और 400/13 आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 10 था ना बचा हुआ, 40/400। तो यहाँ पे R को करोगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, तो ये आ जाएगी आपकी 30.7 समथिंग कुछ, विच इज नियरली इक्वल टू 13.8, तो आंसर आ जाएगा 13.8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। होप सो आपको समझ आ गया, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A dealer which allow 36% discount on the mark price of article still gain a 25%। 36% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे प्रॉफिट होता है कितने परसेंट का, 25% का, दैट इज 125 डिवाइडेड बाय 64 MP अपॉन CP, ठीक है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज रिड्यूस बाय 20%, अगर हम रिड्यूस कर दें 20% से, then how much percent discount should give now on the same mark price to earn the same percentage as before, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 125, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसको हमने रिड्यूस कर दिया 20% से, तो 20% रिड्यूस करने का मतलब क्या है दोस्तों, 20% का मतलब है आपका 12.8 कम कर देना, 12.8 कम कर देना, तो 12.8 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 12 पॉइंट माइनस कर दो, 12.8 माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा तेरा तुम्हारा सबसे पहले 63.2, 61.2 और 51, ठीक है। तो आप समझा देता हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं दिमाग में जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे माइनस कर दिया तो मैं कैसे सोच रहा हूँ, मैंने कहा ये 2 आ जाएगा, ठीक है, 10 में से 8 गया 2 और ये 3 बचा, 3 2 में से गया 1 और यहाँ पे आ जाएगा 51.2, ठीक है। तो दिस बिकम 51.2, ये आ जाएगा आपका 125। अब ये कह रहा है कि अब इसको क्या चाहिए, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चाहिए, है ना। देन हाउ मच परसेंट डिस्काउंट शुड शी गिव नाउ ऑन द सेम मार्क प्राइस, 125 पे कितना आएगा, और ऑन द सेम परसेंटेज एज बिफोर, प्रॉफिट जितना परसेंट, तो उसे कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा था, 25% प्रॉफिट हो रहा था, है ना। तो 25% प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। तो 25% प्रॉफिट निकालेंगे, तो इसका 25% प्रॉफिट कितना आ जाएगा, तो अगर मैं इसको 10% देखूं तो कितना आ जाएगा, 10% प्रॉफिट होगा 51.2 के आसपास, ठीक है। कितना परसेंट 10 है, तो 10 इंटू 2 करना पड़ेगा 20, और इसका हाफ कर दो, प्लस करना पड़ेगा, तो 2 2 जा 4 एंड 0.25 जा 10 एंड इतना हो जाएगा 4.6। तो 5 2 दूनी 4, 2 कम 2 एंड 2 5 जो 10.4, और इसमें हम जोड़ेंगे 4.56, ये आ जाएगा 6 4 10, 5 7 1 8, 4 का 4 और 14.8 का इंक्रीमेंट होगा इस पे, ठीक है। तो 14.8 का इंक्रीमेंट होने का मतलब है
8 10 का 0, हाई लगे 4 5 1 6 और 5 और 1 6, 66 रुपये। ठीक है, अब उसे कितना परसेंट डिस्काउंट देना पड़ रहा है? तो 50% ज़्यादा का डिस्काउंट देना पड़ रहा है, मुझे दिख रहा है। ठीक है ना, तो 66 कितने रुपए का डिस्काउंट दिया उसने? तो यहाँ पे अगर मैं सीधे कहूँ तो 64 60 कितने परसेंट का डिस्काउंट? ओके गाइस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 66 क्या हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कितना डिस्काउंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझो, यहाँ पे 2.56, ठीक है, तो ये 2.56 होगा और 6 4 10 का 0, 5 7 8 एंड 10 12.80। अब 12.80 जुड़ेगा इसमें तो ये आ जाएगा 64। ठीक है, 64 आएगा, तो ये जाएगा 64। अब हम देखेंगे कि कितना परसेंट का गैप है, तो जाएगा 61। कितने पे? 125 पे डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो 25 बचे, 25 चक्को और ये जाएगा 12.2, तो दैट इज 48.8% जो कि आपका चौथा है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बस ये ध्यान में रखना है, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब कभी भी कोई भी नंबर है, अगर आपने उस नंबर को पहले 20% से डिक्रीज़ किया, फिर 25% से इंक्रीज़ किया, तो वो नंबर फिर से क्या हो जाएगा, एन ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 20% रिड्यूस कर रहे हैं और फिर 25% से इंक्रीज़ करने के लिए बोल रहा है, तो दैट मीन्स जो हमने क्या किया, 64 को पहले 51.2 हुआ, जैसे फिर से इसमें 25% होगा ना, फिर से 64 हो जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है ना, ये आपको समझाने के लिए किया है कि इस तरह से वही आएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी नंबर पहले 20% नीचे जाएगा, फिर 25% से ऊपर जाएगा, तो वो नंबर वापस सेम वो नंबर हो जाता है। यानी 64 को हमने पहले डिक्रीज किया 20%, फिर उसको 25% इंक्रीज किया, तो फिर 64 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको ये वाली बात याद है तो आप डायरेक्टली ये सब इतना सारी कैलकुलेशन ना करके सीधे सीधे ये कर सकते हो। ये आपको समझाने के लिए था। ठीक है ना, तो सीधे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 48.8 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज 80% मोर देन द कॉस्ट ऑफ पेन। तो 80% मोर का मतलब क्या है? देखो, कॉस्ट ऑफ पेन लिख देता हूँ और कॉस्ट ऑफ नोटबुक। तो कॉस्ट ऑफ जो पेन है वो क्या है, नोटबुक क्या है, 80% ज़्यादा है। 80% का मतलब क्या है कि अगर ये 5 होगा तो नोटबुक की कीमत 9 हो जाएगी। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक, तो 5 नोटबुक की 5/9 होगी, प्लस and 8 pen is 6 more than the cost of 13 pen and 2 notebook। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 नोटबुक की कीमत प्लस 8 पेन की कीमत 6 रुपये ज़्यादा हो जाएगी। किससे? इससे। तो आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो डायरेक्टली देखो इसको ऐसे कर लेंगे। ओके, तो 8 पेन कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक मल्टीप्लाई हो जाएगी और 8 कॉस्ट ऑफ पेन क्या हो जाएगी, 6 ज़्यादा है। किससे? किससे ज़्यादा है? 6। जो कॉस्ट है आपकी 13 पेन प्लस 2 नोटबुक की है, उससे 6 ज़्यादा। मतलब अगर 6 ज़्यादा तो मैं माइनस कर दूंगा तो इन दोनों के बीच में 6 रुपये का गैप होगा। तो आप कर लीजिए, यहाँ पे ये आ जाएगा 3 ऑफ कॉस्ट बुक ऑफ नोटबुक और माइनस ऑफ 5 CP इज इक्वल टू 6। अब कर लीजिए इन दोनों का। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नोटबुक 3 9 27 और 5 5 25, तो ये 25x की यहाँ पे आ जाएगी ना 6। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 6, 1 की वैल्यू होगी 3। तो नोटबुक की कीमत कितनी होगी, 9 3 27 और कॉस्ट पेन की वैल्यू होगी 15। तो उसने पूछा कि इनकी वैल्यू कितनी होगी, 3 पेन प्लस उसकी 4 नोटबुक की। ओके, तो 4 नोटबुक कितनी हो जाएगी, 27 इंटू 4 प्लस 3 की कितनी हो जाएगी, 3 पंजे 15। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 45 और ये हो जाएगा आपका 7 4 28 है लगे 2 4 दूनी 8 2 10 100। तो ये जगह 153। ठीक है, जो कि ऑप्शन रहेगा। होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी। कहीं पे आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको उसकी से रिलेटेड फिर से समझा दूंगा। ओके, तो आज ये दूसरी शिफ्ट भी खत्म हो गई है आई का टेक्नीशियन की। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा ऑनलाइन करते समय क्या होता है, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए थोड़ा कहीं कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, मगर ये वाली बात आपको जरूर याद होनी चाहिए, कोई भी नंबर अगर 20% से क्या हो, डिक्रीज हो और फिर 25% से उस नंबर को इंक्रीज कर रहा है तो नंबर में कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है ना, कोई इफेक्ट नहीं आता है। अब आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, जैसे मैं दिमाग में कुछ चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ तो वह कैसे करता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे किया है, ये आया 51.2। मैं जानता हूँ कि सपोज ये नंबर अगर 100% होता
तो ये 51.2। लेकिन अगर मैं कहता कि इसका 1% कितना होगा, तो 1% हो जाएगा 0.512। मैं कहता अगर इसका 10% निकालना हो तो कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे 51.2। अगर मैं कहता इसका 20% निकालना है तो मैं कहूँगा क्या हो जाएगा 10.24। ठीक है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैं अगर 30% निकालना होता तो कैसे निकालता, तो आप बोलोगे सीधे सीधे क्या कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करते हो इसको, तो ये जगह 15.36। मैं तो इस तरह से दिमाग में तोड़ता हूँ। अब जैसे मुझे बोला 51.2 का कितना निकालो, मैंने कहा कितना निकालो, सपोज मैंने कहा 60% निकालो, तो मैंने कहा दिमाग मैंने सोचा कि 60% 5.12 होगा और इसमें 6 मल्टीप्लाई करना, 5 छः 30, अब 5 छः 72, तो 37.2% आ जाएगा। तो इस तरह से मैं दिमाग में लगाता हूँ कि इसका 60% निकालने के लिए अगर मैं कहूँ कि 60% ऑफ 51.2 कुछ होगा, तो वो कितना होगा 37.2। इस तरह से। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी।